हेलो फ्रेंड्स, 5 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुलक के प्रकार और इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो बहुलक जो है वो एकलक इकाइयों से निर्मित होता है। ये बहुलक होता है। जैसे हमने पहले लेक्चर में बात की थी पॉलीएथीन के बारे में कि इसमें जो एथीन अणु से हमने पॉलीथीन का निर्माण किया था। तो ये जो है एकलक इकाइयों से निर्मित होता है, ये बहुलक कहलाता है। किसी बहुलक के निर्माण में जितनी भी एकलक इकाइयां जो होती है भाग लेती है वो बहुलीकरण की मात्रा कहलाती है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि बहुलक में उपस्थित एकलक इकाइयों की संख्या बहुलीकरण की मात्रा है। बहुलक जो होते हैं वो उच्च अणुभार वाले बड़े आकार के अणु होते हैं और इनका अणुभार उच्च होता है, ये आपको पता है। और बहुलक में जितनी एकलक इकाइयां जो होती है वो बार बार आती है वो पुनरावृत्त इकाइयां कहलाती है। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बहुलक के प्रकार की बात करें तो बहुलक के जो साधारण जो प्रकार है वो दो है। एक है प्राकृतिक बहुलक और दूसरा जो है वो संश्लेषित बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक जो है इसके बारे में बात करें तो प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं वे बहुलक होते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। ये प्राकृतिक बहुलक है। ये जो है प्राकृतिक पदार्थों, पेड़ पौधों एवं जंतुओं के द्वारा पृथक कर प्राप्त किए जाते हैं। ये प्राकृतिक बहुलक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, ऊन, रबर, प्रोटीन, न्यूक्लिकम ये सभी जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। हम प्राकृतिक बहुलक में अगर हम प्राकृतिक रबर की बात करें तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो किस प्रकार से निर्मित किया जाता है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो पेड़ जो होते हैं में जो लेटेक्स जो होता है, दूध जो होता है उसके द्वारा निर्मित होता है। अब जो दूध जो लेटेक्स जो होता है वो उसको ठोस रूप में कन्वर्ट किया जाता है पहले। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो है उसकी अभिक्रिया जो है वो एसिटिलिक अम्ल के साथ करवाई जाती है। एसिटिलिक अम्ल जो होता है वो होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया करवा के इसको जो है वो ठोस रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब इसको ठोस रूप में कन्वर्ट तो कर दिया लेकिन उसमें जो है वो लचीलापन नहीं होता है और प्रत्यास्थ के गुण नहीं होते। तो उसमें प्रत्यास्थ और लचीलापन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि उसको गर्म किया जाता है और उसकी क्रिया सल्फर के साथ कराई जाती है, ये सल्फर के साथ। तो ये इसमें जो है वो प्रत्यास्थता के गुण आ जाते हैं और उसके जो लचीलापन जो होता है उसमें बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो है वो प्राकृतिक जो रबर जो होता है उसका निर्माण किया जाता है। अब हम संश्लेषित बहुलक की बात करें तो संश्लेषित बहुलक जो है वे बहुलक होते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित संश्लेषित किए जाते हैं। ठीक है, और इन्हें जो है उद्योगों द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं। ये जो है वो संश्लेषित बहुलक है। क्योंकि ये जो है संश्लेषित बहुलक जो है वो मनुष्य द्वारा निर्मित है इसलिए इसको कृत्रिम बहुलक भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे में भी बात करें तो नायलॉन 6, टेरिलिन, रेयॉन ये सभी जो है वो कृत्रिम रेशे हैं। प्लास्टिक ये भी संश्लेषित बहुलक है। पॉलीथीन आता है इसमें। पॉलीथीन के बारे में हमने जो लेक्चर जो पढ़ा पहले वाला उसमें हमने पॉलीथीन के बारे में बात की थी। पॉलीथीन जो है वो एथीन जो है उसका बहुलक है, एथीन अणुओं का बहुलक है। पीवीसी, पॉलीएक्रिलाइट्राइल, पॉलीस्टाइरीन ये सभी जो है वो प्लास्टिक के एग्जाम्पल है और प्लास्टिक जो आता है हमारा संश्लेषित बहुलक का एग्जाम्पल हो जाएगा। संश्लेषित रबर, ब्यूना एस ये भी जो है ये संश्लेषित क्या है बहुलक है। अब हम जो एग्जाम्पल लिखे हैं अगर हम उसके एकलक इकाइयों की बात करें तो नायलॉन 6 जो है वो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एकलक इकाइयों से निर्मित होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही से बनता है कि अगर आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और उस एग्जाम्पल के तहत आपको ये पूछा जाएगा कि आप इसकी एकलक इकाइयों के बारे में बताइए। तो आप इसको अगर आपको एकलक इकाइयों के बारे में ध्यान होगा तो ही आप एकलक इकाइयों के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी एकलक इकाइयों से नायलॉन 6 का निर्माण होता है। तो नायलॉन 6 जो है वो एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से निर्मित होता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग वस्त्र उद्योग जो होता है उसमें काम में आता है और उसका जो है वो धागे बनाने में भी आपको पता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टेरिलिन की बात करें तो टेरिलिन जो है वो एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथिलिक अम्ल जो है उससे निर्मित होता है और इसका जो उपयोग जो होता है वो भी वस्त्र उद्योग में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रेयन की बात करें तो रेयन जो है वो सेलुलोज और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है इसके द्वारा निर्मित होता है।
जिस प्रकार हम CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बोलते हैं क्योंकि कार्बन एक है इसलिए कार्बन बोलते हैं, दो का मतलब होता है डाई और ओ का मतलब होता है ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको हम बोलेंगे कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपको ध्यान रखना है। हम पॉलिथीन की बात करें, पॉलिथीन के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। पॉलिथीन जो है वो एथीन का बहुलक है, ये आपको पता है। तो ये एथीन का बहुलक हो गया और इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग थैलिया, ट्यूब बनाने में और पैकिंग सामग्री बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको पता है। अब हम पीवीसी की बात करें, पीवीसी जो है वो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ये जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसके एकलक की बात करें तो विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। इसके उपयोग की बात करें तो केबल के निर्माण में और पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम पॉलीस्टाइरीन की बात करें, पॉलीस्टाइरीन जो है वो स्टाइरीन का बहुलक है और ये रेडियो और टेलीविजन कैबिनेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ब्यूटा एस की बात करें तो ब्यूटा एस ब्यूटा डाइइन और स्टाइरीन से निर्मित होता है, ये दोनों इसकी एकलक इकाई होगी। ब्यूटा एन की बात करें तो ये ब्यूटा डाइइन एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है। अगर आपको इसको याद रखना है तो यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पे स्टाइरीन है, तो ब्यूटा डाइइन के साथ स्टाइरीन आ गया और यहाँ पे ब्यूटा डाइइन के साथ एक्रिलोनाइट्राइल एन आ रहा है, तो यहाँ पे एन लगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है सभी बहुलक जो है वो किन किन एकलक इकाइयों से निर्मित होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब आपको कुछ बातें ये भी ध्यान रखनी है कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या है, ये आपको क्या क्या याद रखने पड़ेंगे, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जो है वो एक तो नायलॉन 66, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिए। इसकी एकलक इकाइयों के बारे में एक ब्यूटा एस ब्यूटा एन, ये जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। और प्लास्टिक में ये पीवीसी की फुल फॉर्म पॉलीविनाइल जो है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि इसके रासायनिक सूत्र के बारे में भी पूछ लेता है कि आपको एडीपी का जैसे दे दिया, इसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको मेन में ध्यान रखना है नायलॉन 66, इसके बाद पीवीसी, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ब्यूटा एन, ठीक है, और ब्यूटा एस, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो नायलॉन 66 जो है वो एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइमीन जो है वो इसकी एकलक इकाई है। तो इसका रासायनिक फॉर्मूला जो हो जाएगा एडीपी अम्ल का हो जाएगा CH2, और यहाँ पे जो है वो 4 लग जाएंगे और दोनों तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, अम्ल है। तो अम्ल के लिए क्या लगता है, COH, ये आपको ध्यान रखना है। हेक्सामेथिलीन डाइमीन की बात करें तो ये हो जाएगा CH2, और हेक्सा का मेथिलीन समूह है तो यहाँ पे मैंने CH2 लगा दिया। हेक्सा का मतलब होता है 6, और डाई एमीन का मतलब होता है 2 बार एमीन समूह लगाना है। एमीन का मतलब होता है NH2, 2 बार दोनों जगह लगा देना है NH2, ये हो जाएगा हमारे पास हेक्सामेथिलीन डाई एमीन, यहाँ पे आ जाएगा NH2। इसके बारे में बात करें टेरिलीन के बारे में, तो टेरिलीन जो है उसके एकलक इकाई है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथिलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल की बात करें तो इसकी एकलक इकाई हो जाएगा CH2 और दोनों तरफ जो है वो OH समूह जुड़ जाएगा, ये हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। टेरिथिलिक अम्ल की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास C6H5, और ये लग जाएगा हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाएंगे इसके साथ। तो C6H5 और कार्बोक्सिलिक समूह कितने हैं इसके साथ, 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में NOH के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। एथिन, इसके बारे में आपको पता है, ये एथिन जो पॉलीथीन जो है वो एथिन का बहुलक है। इसके बाद पीवीसी की बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, इसका अगर मैं रासायनिक सूत्र लिखना चाहूं तो यहाँ पे बता रहा हूं मैं, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ में Cl लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे C आ रहा है तो क्लोराइड जुड़ा हुआ है इसके साथ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में बात करें ब्यूटाडाइन और स्टाइल के बारे में, ब्यूटाडाइन के बारे में, तो ब्यूटाडाइन का जो फॉर्मूला जो होता है, ब्यूट का मतलब होता है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, तो सबसे पहले आपको 4 कार्बन परमाणु बना देने। इसके बाद में क्या कह रहा है कि डाई इन का मतलब होता है इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, और डाई इन का मतलब होता है कि 2 जगह ऐसा डबल बॉन्ड है। तो मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे बना दिया। अब आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है कार्बन कार्बन परमाणु को, और हाइड्रोजन परमाणु जितने लगेंगे इसमें लगा देना है, जाते से कि इसकी सांद्रता कितनी है 1 2, तो 4 पूरी करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु लगेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन परमाणु लगेगा, यहाँ पे भी 1 लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा, 2 कार्बन हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका अगर मैं IUPAC नाम लिखना चाहूं तो यहाँ पे 1
2 3 4 1 और जो 3 पर जो लगा हुआ है वो डाई लगा हुआ है, तो हमारा नाम हो जाएगा आईपीसी नाम ब्यूट। पहला 4 कार्बन परमाणु इसलिए ब्यूट हो जाएगा। और 1,3 मतलब 1 और 3 पर क्या है, डाईन है, यहाँ पे जुड़ जाएगा डाईन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ब्यूट 1,3 डाईन, इसका आईपीसी नाम पूछ लिया, आपको ध्यान रखना है। और स्टाइरिन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टाइरिन हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने जो फॉर्मूले जो बताया रासायनिक सूत्र, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको हमारा वीडियो ऐसे ही अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।